अभी अभी सूचना आई है, क्योंकि यह धम्म का कार्यक्रम है। अगर आप कृष्ण संस्कृत का पालन करते होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो मोबाइल या सांस्कृतिक मंच तक लौट कर आ जाएगी। या किसी की भी कोई सामान अगर आपको लवारिस मिलती है तो मेरा बार बार आप सभी लोगों से निवेदन है कि उसको सांस्कृतिक मंच पर पहुंचाने का काम साथी की खो गई है। दिनेश प्रधान मेहनत इटली से उनकी मोबाइल खो गई है। अभी एक मोबाइल हमारे पास है। अब देखिए किसकी मोबाइल है, ईमानदारी से अपनी मोबाइल ले जा। वीरेंद्र जी जाके संपर्क कर लीजिए डॉक्टर राकेश जी से। अब भंदे जी के स्वागत में मैं एक धुरंधर मिशन गायक राजदेव राज जो मेनगर विधानसभा से हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनको आवाज देना चाहूंगा कि एक जोरदार धमाकेदार बार बार निवेदन कर रहा हूँ वॉलेंटियर साथी जो मैं चीजें ढूंढ रहा था मुझे मिल गई, और उन्होंने नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर का 1956 का दिन था। इस देश में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ लाखों लोगों के साथ वो धर्म स्वीकार कर लिया, और बाबा साहब ने कहा कि मैं बचा हुआ जीवन बुद्ध धर्म की सेवा में लगाऊंगा। बाबा साहब ने नागपुर में भी कहा यदि मैं कुछ दिनों तक जीवित रह गया तो देश को बौद्ध में कर दूंगा, देश को बौद्ध में बनाऊंगा। हालांकि बाबा साहब बचे नहीं। बाबा साहब 2-3 महीनों के बाद हमारे बीच में चले गए। यदि बाबा साहब होते तो यह देश बौद्धमय होता। अब आप बाबा साहब के पुत्र हैं, अब बाबा साहब की पुत्रियां बैठी हुई हैं, बाबा साहब के लोग बैठे हुए हैं। अब आप मुझे इतना बताइए, बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब होते तो देश बुद्धमय होता, और अगर बाबा साहब नहीं है तो क्या बुद्धमय नहीं होना चाहिए? देश में बुद्धमय होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जिम्मेदारी केवल भंते चंद्रमा की नहीं है, ये जिम्मेदारी केवल भिक्षु संघ की नहीं है, यह जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में श्रद्धा विश्वास रखने वाले, उनको प्रेम करने वाले हर लोगों की है। और बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा, बुद्ध धर्म के कारण ये दुनिया, ये संसार युद्ध से दूर जाएगा और बुद्ध के करीब आएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए पूरब से कार्य प्रारंभ हुआ है। 1956 के बाद जो बाबा साहब के धर्म क्रांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरब से काम शुरू किया है। और सूरज कहाँ उगता है? पूरब में ही उगता है। और सारनाथ कहाँ पे है? पूरब में ही है। और आजमगढ़ कहाँ है? पूरब में ही है। तो पूरब में बुद्ध धर्म वाला सूरज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत वाला सूरज उदय हो गया है। अब इसकी रोशनी पश्चिम भी जाएगी, उत्तर भी जाएगी, दक्षिण भी जाएगी, और सारे दिशाओं को भर देगी। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं, मैं जिस भी सभा में जाता हूं, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, देखिए आप तभी मरेंगे जब आप चाहेंगे, और आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। मुझे इस बात पे बड़ा विश्वास है कि हम जब तक नहीं मरेंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। हमने तो तय कर लिया है कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनता तब तक नहीं मरना है। यानी बाबा साहब के बुद्धमय भारत में ही शासन की सांस लेनी है। और आप भी तय कर लीजिए, आप भी तब तक नहीं मरेंगे जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बन जाता। और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना बहुत आसान है। और मैंने अपने कार्यक्रम में चलकर, और मैं आजमगढ़ में लगभग 1 हफ्ते से हूँ, और 1 हफ्ते से मैं आपको बता दूं,
माननीय सांसद जी के घर पे मैं रुका हुआ हूँ उनके आवाज पे। मैं केवल खाना खाने के लिए उपासकों के घर गया और मैं उस कमरे को, उनके घर को छोड़ करके भी कहीं नहीं गया, किसी के घर नहीं गया। एक बिंदु मैडम वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं। और बाकी हम लोग केवल समीक्षा कर रहे थे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत मुझे आजमगढ़ पे बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत अभिमान होता है। आजमगढ़ के लोगों पर बहुत अभिमान होता है। मैं यहाँ आने के पहले मैं डॉक्टर विनोद जी थे मेरे साथ, आए मंदिर नमो जी के मैं एक साथ आ रहा था। और मैं कल शाम को ये सारे सांसद जी से बोला, मैं बिंदु जी से बोला, डॉक्टर राकेश जी हैं, इन सारे लोगों से मैं बोल रहा था। हम कह रहे थे कि आजमगढ़ में सम्मेलन कल होना है, कल देखा जाएगा हम लोग कितना क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि हम लोग 80% धर्म का काम कर चुके हैं। आजमगढ़ के उपासक उपासिका लगभग 1000-2000 की संख्या में, वो लगभग 1 महीने से हैंडल पोस्टर हैंडल लेकर के गांव-गांव जा रहे थे और गांव-गांव जा करके तथागत बुद्ध के बारे में बता रहे थे। और मुझे बहुत सारे उपासक उपासिका आकर बताते भी थे कि भंते जी, जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और एक गांव में एक उपासिका बता रही थी कि हम लोग एक गांव में गए, एक बहुत पुराने साथी थे, नौर काशी राम साहब से टेगट के रहे होंगे, बहुत ज्यादा उम्र थी। इन लोगों को देख करके बड़ा खुश हुए और कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे गांव में बाबा साहब आ गए हैं। और लोगों ने कहा जरूर आएंगे। और लोग इन लोगों को फोन कर करके बोल रहे थे कि हम 2-4 गांव के यहाँ इकट्ठे लोग हैं, आप लोग कब आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। तो लोग इस तरह से इंतजार कर रहे थे उपासक उपासिका। तो हमारे उपासक उपासिका हजारों लोग आजमगढ़ के हजारों गांव में जाकर के वो धर्म प्रचार कर आए थे। तो आज मैं भंते जी से बैठकर बात कर रहा था। भंते जी ने मुझसे कहा कि आप इस सैलाब को किस रूप में देखते हैं। तो भंते जी ने कहा कि आप लोगों का जो काम है वो हो गया, जो देश में संदेश जाना तो चला गया। तो बंधु, मैं पूरे देश में जाता रहता हूँ, मैं पूरे देश में देख रहा हूँ कि आज देश का कोई भी जिला नहीं है, आज देश का कोई भी राज्य नहीं है, उन राज्यों के कोई भी मंडल नहीं है, उन राज्यों में कोई जिले नहीं है, कोई तहसील नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ तक कि कोई ग्राम सभा नहीं है। और अगर मैं कहूँ तो अभी देश में कोई गांव भी नहीं बचा जहां तथागत बुद्ध और बाबा साहब कन्वाई न रहते हैं। आज तथागत के आज बाबा साहब कन्वाई आज इस देश में प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कन्वाई प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम कर रहे हैं। केवल अध्यापन का ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अपने वाइस चांसलर हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वाई देश में लाखों की संख्या में डॉक्टर है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वाई देश में लाखों की संख्या में इंजीनियर है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वाई देश में लाखों की संख्या में राजनेता पैदा कर चुके हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वाई लाखों की संख्या में कर्मचारी से लेकर के बहुत बड़े प्रशासनिक स्तरों पर जाकर के राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना जान दे रहे हैं। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वाई दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होगा जहां जाकर के अध्ययन कर रहे हो। तो हमारा जो भविष्य बहुत अच्छा है।
और हमारे पास तो सब कुछ ऐतिहासिक है। हमको कुछ भी जबरदस्ती प्रमाणित करने की भी जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध का जन्म ऐतिहासिक है, उनका ज्ञान प्राप्ति ऐतिहासिक है, उनका प्रथम उपदेश स्थल ऐतिहासिक है, उनका महापरिनिर्वाण की घटना ऐतिहासिक है। भगवान बुद्ध पौराणिक नहीं है, भगवान बुद्ध ऐतिहासिक है। और देश में पौराणिक चीजों को ही ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। जो इतिहास नहीं है देश का, ऐतिहासिक सत्यता नहीं है, जो उसको जबरदस्ती ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, तथागत बुद्ध ऐतिहासिक है, महाराजा अशोक ऐतिहासिक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐतिहासिक है। अगर हम सच्ची बातों को लेकर के, ऐतिहासिक बातों को लेकर के देश में गए तो देश में बहुत सारे लोग हैं जो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। देश के हर जाति में लोग हैं जो सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते हैं। देश में हर जाति के लोग, बहुत सारी जातियों में लोग हैं जो तथागत बुद्ध के उद्देश्यों में चलना चाहते हैं। निश्चित तौर से बहुत परिवर्तन होने को आएगा। और मैं अपनी अंतिम बात करूं, अंतिम बात मेरी ये है कि देश में एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग हर सभाओं में, हर कार्यक्रमों में और लगभग हर लोगों में बात होती है कि देश में संविधान खतरे में है। हर जगह चिंता व्यक्त किया जाता है संविधान खतरे में है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, इस देश का जो संविधान है क्या उसे अनुसूचित जाति जनजाति को खतरे में डाल जाए? क्या इस देश का जो संविधान है पिछड़े वर्गों के लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है धार्मिक अल्पसंख्यक लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? आखिर इस देश का संविधान खतरे में कौन डाल रहा है? कौन खतरा बना हुआ भारतीय संविधान के लिए? वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के संविधान को खतरे में डाले हुए हैं, जिसके संविधान के लिए खतरा बने हुए हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो लोग संविधान खतरे में डाल रहे हैं उनकी धर्म संस्कृति को, उनकी परंपराओं को, उनके त्योहारों को जिस दिन आपने छोड़ दिया, वो संविधान को खतरे में डालने लायक नहीं रह जाएंगे और संख्यक हो जाएंगे। वो अपने पैर पे खड़े होने लायक नहीं रह जाएंगे। तो यदि आप संविधान बचाना चाहते हैं तो जो लोग संविधान खतरे में डाल रहे हैं उनकी परंपराओं को छोड़ दीजिए, उनके बड़े त्योहारों को छोड़ दीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के भाषण में कहा था कि हमारे पुरखे बौद्ध रहे हैं, हम नागवंशी लोग हैं। नागवंशियों का इतिहास उन्होंने बताया था, कहा बौद्ध लोग रहे हैं। कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अपने घर में वापस जा रहे हैं। ये घर वापसी का मामला है, यही घर वापसी का मामला है। तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जितने जल्दी घर वापसी कर लेंगे उतने ही जल्दी इस भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने में मदद मिलेगी, समृद्ध भारत बनाने में मदद मिलेगी, सोने की चिड़िया बनाने में मदद मिलेगी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस बुद्ध धर्म के अलावा कोई मार्ग है भी नहीं। मैं पूरी दुनिया में जाकर के देखता हूं, जब हम जापान के धर्म में देखते हैं, जब हम कोरिया के संदर्भ में देश को देखते हैं, जब हम चाइना के संदर्भ में देश को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध का धर्म वापस आ जाएगा इस देश में। और भगवान बुद्ध का धर्म जब वापस आ जाएगा तो निश्चित तौर पर लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाएंगे। बुद्ध के समय लोगों के घरों में ताला नहीं लगता था।
अमृतसर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन के समय का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश का वो 64% से ज्यादा था। आज हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ 10% भी नहीं है। आप कहाँ 10 कहाँ 64 आप तुलना कर लीजिए। तो जिस दिन आप बौद्ध बन जाएंगे, देश बौद्ध बन जाएगा, बच्चे शिक्षाओं में चल देगा, तो फिर लोगों के घर में ताले नहीं लगेंगे। और भारत तब जाकर के पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातें विराम करूं। उसके पूर्व मैं